हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने किन चीज़ों पर डिस्कस किया तो इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोगों ने मेथड्स के बारे में जाना, यानी आपके जितने भी मेथड्स है, जैसे आप लोगों का बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है, डायरेक्ट मेथड हो जाता है, और आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाता है, इनके बारे में जाना। अब उनसे रिलेटेड यानी जितने भी मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से, प्लस आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि क्या होता है जब आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, पहले आपने जैसे कि आपने मेथड पढ़ लिया, ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं, है ना, वो भी तो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो ऐसा होता है ना कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, वो वाली बात हो जाती है, माइंड में सेट नहीं हो पाते। और जो हमारा ज्ञान है वो स्थायी होना चाहिए, यानी कि परमानेंट होना चाहिए। तो थोड़ी चीज़ें पढ़ें लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़ें। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चंस देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों की ग्रामर हो जाती है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। क्या है? रिसेप्टिव स्किल हो जाता है। तो रिसेप्टिव स्किल का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ रिसीव की, यानी आपने क्या क्या ग्रहण किया, तो चीज़ों को ग्रहण करना। तो किस तरह से आप ग्रहण करते हैं, तो एक चीज़ हमने आपको बताई थी, हिंदी में वो विधि बताई थी, यानी हिंदी में वो ट्रिक बताई थी सुबोपाली से। तो यहाँ से आपका सुबोपाली से आप निकाल लेंगे, प्लस आपका हो जाता है, पहले सुबोपाली को समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे LSRW को समझेंगे। तो सुबोपाली में क्या होता है, तो सुनना होता है। क्या होता है? तो सुनना होता है, और सा में छुटों की मात्रा, यानी सुनना, बोलना। बा से हो जाता है आपका बोलना हो जाता है, ठीक है, बोलना हो जाता है। पा से आपका पढ़ना हो जाता है, और ला से आपका क्या हो जाता है, ला से हो जाता है लिखना, ठीक है। ये चारों एक सीरीज में, एक सीरियल वाइज में लगी हुई हैं चीज़ें, क्या है, सीरियल में लगी हुई हैं। अब इसमें पहले हमने आपको ये बताया कि कौन कौन सी रिसेप्टिव स्किल होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं यानी आप रिसीव कर रहे हैं, यानी आप ग्रहण कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका ये हो जाएगा सुनना, और उसके बाद आप कैसे रिसीव कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास बुक रखी हुई है, ठीक है, और हम बोल नहीं रहे हैं, तो आप कैसे उसको रिसीव करोगे, जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं उसको आप कैसे रिसीव करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोले, तो देखिए यहाँ पे समझिए, आपका हो जाएगा जैसे आपका पढ़ना हो जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आप समझेंगे चीज़ों को और उसको रिसीव करेंगे। तो यानी सुनना और पढ़ना ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद आपका क्या है, जो रिसेप्टिव हो जाती है, और सेकंड आपका क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव स्किल हो जाती है। तो प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव का अभिव्यक्तिकात्मक, यानी अपनी अभिव्यक्ति को आप किसी के सम्मुख पेश करना चाहते हैं, अपनी बात को किसी से रखना चाहते हैं। कहते नहीं बोलने से सब कुछ होता है, तो जब आप बोलेंगे तभी तो अपनी बात को रख पाएंगे। ऐसे आपके माइंड में इस टाइम क्या चला हम नहीं जानते, है ना, लेकिन जब आप बोलेंगे यानी अभिव्यक्ति अपनी हमारे सामने पेश करेंगे, तो वो क्या होगा, तो हम उसको समझेंगे, यानी आप बोल कर करेंगे, है ना, तो बोलना हो जाएगा। यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, तो बोलना हो जाएगा। प्लस आप अपनी अभिव्यक्ति और कैसे कर सकते हो, तो आप अभिव्यक्ति अपनी, जैसे आप बोल नहीं पा रहे हो किसी वजह से, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या ये भी सोच रहे हो कि हमारी बात कोई दूसरा ना सुन ले, ऐसे समझ लो, मतलब
विद एग्जाम्पल से। तो आप क्या करोगे, अपनी अभिव्यक्ति को आप कैसे पेश करोगे? तो भाई जाहिर सी बात है कैसे पेश करेंगे, हम लिख देंगे और आप उसको पढ़ लेंगे। तो हमने क्या किया, अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर आपके सामने पेश कर दिया, या हमने क्या किया, बोलकर आपके सामने पेश कर दिया। तो यानी बोलना और लिखना ये क्या हो जाता है, अभिव्यक्तिकात्मक यानी प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं। और आपका जो सुनना और पढ़ना यानी सुनकर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं और पढ़कर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुनना लिसनिंग यानी लिसन, जैसे कहते हैं कि सुनो मेरी बात यानी लिसन, है ना, और रीडिंग यानी पढ़ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो मतलब बनते ही बनते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए और इस पर 5 स्टार करके आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं LSRW का मतलब। तो L या इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो LS क्या होता है, LSR और W। तो भाई जाहिर सी बात है, सुनना, यहाँ से ऐसे समझ लें, वैसे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, बात वही होती है, सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना, ठीक है। तो LSRW से, और या आप सुबोपाली से, किसी से भी आप उसको कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यानी ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि जो चीज़ें हम दूसरों के सम्मुख जिस तरह से रख पाते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल है। और कोई हमें समझा रहा है, हम उसकी बात को ग्रहण कर रहे हैं यानी रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसिप्टिव स्किल होते हैं। हम इतना लेंथी इसको हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई 5 स्टार दे दिया मतलब पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मैनुअली फोकस ऑन। देखिए इस पर कितना हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग ये मेथड को पढ़ रहे थे, मेथड को समझ रहे थे। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है, यानी कि डॉक्टर पश्चिम विधि, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्होंने किस पे दिया, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा, देखिए भाई 4 हो जाते हैं, स्किल कितने हैं, तो 4 हैं। और जब 4 स्किल होते हैं और चारों स्किल पर ध्यान दिया जाता है, वो मेथड क्या होता है, बेस्ट होता है। लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड में क्या बताया गया, इन्होंने कहा सिर्फ रीडिंग करके चीज़ों को सिखाया जाए, बच्चे रीडिंग करके पढ़ें। तो इन्होंने क्या किया, टीचर को भी महत्व नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि भाई टीचर आए या ना आए, बच्चे क्या है, पढ़ रहे हैं और बात ख़त्म है। तो यानी आपको आंसर तो यहाँ पे अभी मिल गया होगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी पे किया है तो इन्होंने रीडिंग पे किया है, और इन्होंने 3 स्किल को यानी 3 स्किल्स को नेगलेक्ट किया है। किनको, तो लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को इन्होंने नेगलेक्ट किया। कहते हैं कि जीतता वही है जिसकी वोट ज़्यादा होती है। भाई नेता कौन बनता है, नेता वो बनता है जिसकी वोट ज़्यादा होती है। अब इन्होंने 3 स्किल को नेगलेक्ट किया है और 1 स्किल को इन्होंने अपनाया है, तो कैसे ये जीत सकते हैं, वो बात यहाँ पे है, ये डिमेरिट्स में आएगा। इन्होंने क्या किया है, टीचर को भी नेगलेक्ट किया कि मतलब टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे आए पढ़ें। भाई ऐसे तो बच्चे पढ़ते नहीं है, जब टीचर्स होते हैं मतलब तब तो बच्चे पढ़ते नहीं है अच्छे ढंग से। ऐसे मतलब वो घर से गए और क्लास में चले गए, क्लास में उन्होंने बैग खोला और बुक निकाली और पढ़ लिया और उसके बाद चले आए। ऐसा क्या पॉसिबल लगता है आप लोगों को? भाई जब बच्चों से कहा जाता है बैग खोलो तब तो वो बैग खोलते हैं, जब कहा जाता है बुक निकालो तब तो वो बुक निकालते हैं। फिर टीचर क्या करती है, उनको इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझाती है, तभी तो बच्चे समझ में यानी समझ पाते हैं। ऐसे अगर बुक से ही सभी लोग पढ़ लें तो टीचर्स की तो नीड ही नहीं रहेगी, है ना। आपके पास भी कितना कलेक्शन होगा, बुक्स होंगी, मॉडल्स होंगे, और भी आपके पास बहुत सा कलेक्शन होगा, लेकिन आप क्लास क्यों अटेंड करते हो? इसीलिए तो कि भाई मैम हमको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा के बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ बताएंगे। तो यानी क्या है,
टीचर्स की नीड हुई ना, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर वेस्ट मेथड में क्या कहा, इन्होंने कहा टीचर की नीड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमने देखिए आपको डिटेल में भी बता दिया और आपका ये क्वेश्चन है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड मैनली फोकस ऑन, इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, तो इन्होंने रीडिंग पर ध्यान दिया। ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस सूरत में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मीनिंग्स आती हैं, क्योंकि मीनिंग्स तो आपको आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मीनिंग गलत देते हैं और उसमें एक सही मीनिंग लिखी होती है, तो वो आपको चूज़ करनी होती है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे। क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि कैसे लिखी जाती है। जैसे ग्रामर है तो ऐसे ही तो लिखा जाता है, GRAMM और A और R। अब आप मिलान कर लें कि ये कहाँ पे है, GRA, देखिए GRAMMER, यानी ER इसमें दे दिया, ये पहला वाला तो आपका गलत ऑप्शन हो गया। फिर GRAMMAR, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, आपका जो ऑप्शन है वो आपका मिल गया, यानी कि सेकंड आपका ऑप्शन राइट है। 3rd भी देख लेते हैं, 4 भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो GRA होना चाहिए, इन्होंने क्या लिखा है GRRA, और जहाँ पे RRA आ गया यानी ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या क्या है, GRAMMER, तो दो तो एक ही जैसे लिख दिए तो ये दोनों गलत हो गए, यानी GRAMMAR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लीजिए, अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। इसकी मीनिंग को पूछ लिया जाता है, उसके बाद और भी मीनिंग्स पूछी जाती हैं, तो वो तो हम लोग डिस्कस करते ही चलेंगे कि कौन कौन सी मीनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और वैसे तो आप पढ़ ही रहे हैं भाई, इतने मेथड्स पढ़े, क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या ग्रामर करेंगे, तो सब में आपको जो मीनिंग्स होंगी तो उनको तो अच्छे से समझना है, क्योंकि मीनिंग में गलतियाँ तो नहीं करनी है। तो वो क्या है, जब चीज़ें आप बारीकी से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट आर द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। क्या होता है, तो संरचना हो जाता है। और सेंटेंस मतलब क्या हो जाता है, तो सेंटेंस मतलब हो जाता है वाक्य। करेक्ट मतलब क्या होता है, तो करेक्ट मतलब होता है सही। और व्हाट मतलब क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यानी कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी जो संरचना बनती है उसकी जो सही संरचना है वो हमको बताएं कि कौन से ऑप्शन में सही संरचना है। तो देख लेते हैं सही संरचना कौन से ऑप्शन में हो जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। तो क्या ऐसा होता है, चलिए पहले हम नेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले वर्ब आ गया, भाई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। तो देखिए इसको तो हमने ऐसे ही देख के ही काट दिया, क्योंकि सब्जेक्ट पहले नहीं दिया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए लड़ाई किस में है, 2 ऑप्शन में है, फर्स्ट में और थर्ड में। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ही तो आता है ना। तो यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, ये भी आपका नहीं होगा। और क्योंकि वर्ब पहले आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो आता है ना। तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक, जिसको आप कहते हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए चीज़ों को समझिए, आप ध्यान से देखिए, इसको पहले समझिए। इसमें क्या होता है, जैसे हमने आपको हिंदी में पढ़ाया, तो हिंदी में हमने आपको बताया जब कोई बहुत खुशी की बात होती है, कोई सुनता है तो कहते हैं अरे वाह मज़ा आ गया, या कोई गम की बात सुनता है कहते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, या एकदम से अचानक से कोई ऐसी बात सुन लेता है अरे ये क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से जब हम वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी, है ना। और इसमें ये पूछा गया है कि जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है यानी वाक्य है, सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है,
और एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो जो ये होता है सेंटेंस वो कौन सा इसमें है, तो अब आप इसको समझें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाता है आई विल गो टू स्कूल। अब आई विल गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा है कि आई मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ, है ना। तो इसमें एक्सक्लेमेशन क्या, क्योंकि कोई अचंभे वाली बात नहीं है, आपने बस नॉर्मली कहा आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी, है ना। तो इसमें क्या मैं स्कूल जाऊंगी ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है। फिर हाउ स्वीट इज पायल, यानी स्वीट कितनी यानी पायल कितनी सुंदर है। ठीक है, तो पायल कितनी सुंदर है, बात हो गया कितनी आपने लगा दिया कि भाई बहुत अच्छी है, तो इसमें आप बहुत अचंभा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, या बहुत बहुत बड़ी कोई आपने खुशी या बहुत ज़्यादा गम वाली बात तो आपने सुनी नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपने क्या कहा, काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी काजल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है क्या, आपने किसी से कहा काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मतलब आपने अचंभे से कहा, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता था कि हाँ काजल बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन आपको एकदम से अचानक से बात पता चली, तो आपने कहा काजल इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर वेदर इज़ हॉट, मतलब मौसम क्या है, गर्म है, तो गर्म है आप बता रहे हो किसी को, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, मौसम है ही है। तो आप नॉर्मली बैठे हैं, आप किसी से बता रहे हैं मौसम इज़ हॉट, ये मतलब गर्म है मौसम, बस। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से नहीं कि अचानक आपने कोई अचंभे वाली बात सुन ली, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो थर्ड ऑप्शन है यानी काजल इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन है फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, तो यहाँ पे आपका हो जाता है फोनेटिक, तो यहाँ पे समझते हैं फोनेटिक का मतलब क्या होता है। फोनेटिक का मतलब होता है ध्वनियात्मक, ध्वनि यानी मतलब आवाज़ आना, है ना, ध्वनि मतलब आवाज़ आना यानी ध्वनियात्मक, यहाँ पे लिख देते हैं ध्वनियात्मक। ठीक है, ध्वनियात्मक यानी फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, तो इसमें आपके जो ऑप्शन हो जाते हैं वो कौन से हैं, साउंड, कॉन्सोनेंट्स, प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग। तो आपका देखिए साउंड मतलब क्या होता है, साउंड मतलब आवाज़ होती है ना। उसके बाद आपका हो जाता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सोनेंट्स का, जो आपने पढ़ा स्वर व्यंजन, है ना, तो वो भी सब पढ़ेंगे हम लोग, आपकी ग्रामर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रोनाउंसिएशन यानी क्या होता है, तो उच्चारण होता है, क्या होता है, तो उच्चारण हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है राइटिंग, राइटिंग मतलब हो जाता है लेखन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक मतलब ध्वनियात्मक होता है, तो किस में होती है, तो भाई आवाज़ जो है वो साउंड, जब साउंड होता है ना आवाज़, तो उसी में तो होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा साउंड, यानी फोनेटिक इन द साइंस ऑफ साउंड, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज, तो यानी क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं कि व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, क्या होता है, भाषा होता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि फंक्शंस यानी कितने स्टेप, जिसको आप कह सकते हो फंक्शंस मतलब क्या आप कह सकते हो, इस तरह से भी कह सकते हो कार्य, फंक्शंस मतलब क्या होता है, कार्य होता है। तो व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज, यानी 3 मेन फंक्शंस बताने आपको। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, यानी सूचनात्मक, अभिव्यंजक और निर्देशात्मक हो जाता है। उसके बाद आपका सेकंड हो जाता है
आर्बिट्रेटरी एक्सप्रेशंस, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड यानी मनमानी अभिव्यक्ति, प्राकृतिक और कौशल आधारित। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है ना। स्किल मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं। नेचुरल मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक, ठीक है, जो हमको क्या होता है गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली होती हैं वही तो नेचुरल होती है ना। स्किल क्या होता है, तो कौशल होता है। स्किल मतलब क्या होता है, कौशल होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर्बिट्रेटरी एक्सप्रेशन, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड यानी मनमानी अभिव्यक्ति, प्राकृतिक और कौशल आधारित। उसके बाद है एनक्यू, सिंबल्स, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव यानी अद्वितीय, प्राकृतिक, चिंतनशील और कल्पनाशील। जैसे कहते हैं ना इमेजिन करो यानी कल्पना करो, तो इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील। क्या होता है, तो कल्पनाशील हो जाता है, ठीक है, कल्पनाशील। तो इस तरह से क्या आप कह सकते हो, अद्वितीय, प्रतीक, चिंतनशील और यानी कल्पनाशील। उसके बाद है नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। तो इसमें आंसर की तरफ चलना है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए सूचनात्मक, अभिव्यंजक और निर्देशात्मक हो जाता है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, ये हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है, क्वेश्चन आपका है लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ अ स्टेटमेंट यानी कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। और लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण। आप ऐसे भी कह सकते हो बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण भी आप लिख सकते हो, बहुत ही ज़रूरी भी आप लिख सकते हो। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चारित्रिक, यानी क्या हुआ, तो चारित्रिक, चारित्रिक। उसके बाद आपका है फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है, मानव व्यवहार। ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार। तो आप इस तरह से कह सकते हो भाषा मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण एवं चारित्रिक रूपों में से एक है। ये किसका स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, बयान, यानी ये किसका बयान है या ये किसने कहा है, आप इस तरह से कह सकते हो। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन है ऑप्शन में। तो आपको हो जाता है सबसे पहले आपको महात्मा गांधी जी हो जाते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है, या डॉक्टर R.K. अग्रवाल ने कहा है, या ग्लीसन ने कहा है, नॉन ऑफ दिस, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट आपकी हो जाती है थर्ड ऑप्शन, यानी ग्लीसन ने कहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। क्या होता है, द्विभाषी। जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं, द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी उसको बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं, इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में करते हैं, हिंदी में जो चीज़ बताते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल कर रहे हैं। मेथड का मतलब क्या हो जाता है, मेथड का मतलब हो जाती है विधि, ठीक है, मेथड का मतलब हो जाती है विधि। हु इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब द्वारा, इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, इन्वेंटेड मतलब हो जाता है द्वारा, यानी किसके द्वारा बाइलिंगुअल मेथड दिया गया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि किसने इसको दिया है, यानी इसका किसने आविष्कार किया है। कोई ना कोई जनक, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के जनक जननी होते ज़रूर, यानी माता पिता होते ज़रूर है ना। तो वही चीज़ हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो यानी बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पहले समझ लें, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है द्विभाषी, दो भाषा में चीज़ों को सीखना। जैसे ये कुछ मिलता जुलता होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले हिंदी में चीज़ें दे दी गई,
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में, यानी उसका अनुवाद करना होता है इंग्लिश में, यानी वो द्विभाषी हो गई ना। तो बाइलिंगुअल मेथड में यही होता है कि द्विभाषी पद्धति होती है। समझ में आ गया आपको? तो और इसमें एक चीज़ और होती है कि डायरेक्ट चीज़ों को बच्चों को क्या किया जाता है, बताया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है। तो और इसमें जो इसके मतलब इन्वेंटेड यानी किसने इसका आविष्कार किया, तो आंसर देख लेते हैं, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। किसने किया, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने दिया। किसको इन्वेंटेड किया, तो बाइलिंगुअल मेथड। चलते हैं आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चीज़ें अच्छी लगी तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग क्वेश्चंस भी ज़रूर करें, हम उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच मैथड इज़ मदर टंग used during the early stages to explain the meaning of new word, phrases, items, sentence, etc. यानी इन विच मैथड, मैथड मतलब क्या होता है, मैथड मतलब होती है विधि। क्या होती है मैथड मतलब, मैथड मतलब हो जाती है विधि। मदर टंग का मतलब क्या होता है, मदर मतलब माँ होती है ना, टंग मतलब जबान, तो मातृभाषा, इससे आप क्या लगाएंगे, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, यहाँ पे मातृ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करके लिख देते हैं। मदर टंग का मतलब क्या होता है, तो मातृभाषा हो जाती है, मातृभाषा। ठीक, और यूज ड्यूरिंग द ईयरली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइटम्स, सेंटेंस, etc. यानी मातृभाषा में किस किस चीज़ का, तो वाक्यांशों, किसका, तो वाक्यांशों, आइटम्स यानी मुहावरों, सेंटेंस यानी सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्यों, etc का मतलब क्या होता है, इत्यादि। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक अवस्था में नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, वाक्यों आदि के अर्थ समझने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किस विधि से किया जाता है, तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच भी आप कह सकते हो, लैंग्वेज गेम। तो आप लोगों ने देखिए मेथड्स पढ़ रखे हैं, सभी मेथड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ये तो मुझे यकीन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि किसमें इस तरह से होता है, तो आपको पता है कि बाइलिंगुअल मेथड में ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी क्या होता है, फ्रेजेस होता है, आइटम्स होता है, सेंटेंस होता है, तो ये सभी चीज़ों के द्वारा पढ़ा जाता है। इस तरह से बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है। और डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में समझ लें, थोड़ा सा समझ लें, चारों ऑप्शन है उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो हो जाते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा अगर किसी पे फोकस किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है रीडिंग पर फोकस, और इन्होंने 3 स्किल को नेगलेक्ट किया है। ऑडियो वीडियो मेथड में क्या है, ऑडियो वीडियो मेथड जो आपका हो जाता है, तो उसमें देखिए ऑडियो के माध्यम से, यानी जो आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती हैं, उसके माध्यम से बच्चों को क्या किया गया है, शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। क्योंकि बच्चों को जब ऑडियो वीडियो मेथड से टीचिंग कराई जाती है तो बच्चा क्या करता है, अच्छे से चीज़ों को सीखता है। यही तो है ना ऑडियो वीडियो मेथड। उसके बाद आपका बाइलिंगुअल मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है जो द्विभाषीय विधि के द्वारा ये हो जाता है। लैंग्वेज गेम, यानी गेम बच्चों को क्या करवाए जाते हैं, जैसे स्पेलिंग दे दी जाती है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, यानी या तो मिस्टेक होती हैं, गलत होती हैं, तो बच्चे उसको देख के सही करते हैं, या उसमें चीज़ें नहीं लिखी होती है, जैसे फ़ैन लिखना है तो ए नहीं बनाएंगे, एन बना देंगे, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, ए लिख देगा। यानी उसका जो यानी लैंग्वेज गेम में ये चीज़ें होती हैं, स्पेलिंग को सही करना, स्पेलिंग को पूरा करना, ये ऑडियो वीडियो मेथड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि मैक्सिमम आप जब आप शेयर करते हैं तो उन लोगों तक क्लासेस पहुँच जाती है जिन्हें नीड होती है ना। तो
तो नीट तो सभी को है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश हमें बहुत टफ पड़ती है, बहुत टफ पड़ती है, लेकिन हमारा यही कहना है कि टफ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। टफ वो सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ा नहीं जाता है, जिस पे फोकस नहीं किया जाता है। और इजी वो सब्जेक्ट होते हैं, भले वो मैथ हो आपका, भले वो इंग्लिश हो, भले वो संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें, अगर उसको आपने पढ़ा नहीं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आप सॉल्व कर लेंगे। भले आपकी हिंदी, आप लोग कहते हो हिंदी बड़ा आसान होता है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं है। अगर आपने हिंदी को टच नहीं किया तो क्या आप हिंदी को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, चीज़ें यहाँ पे हम कहना चाहते हैं, इन बातों को कहना चाहते हैं कि चीज़ें आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, और रफ और टफ और इजी और सरल और कठिन ये सब चीज़ें भूल के आप लोग अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।